अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर समीना हूँ और आज हम डायबिटीज़ यानी शुगर के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा आपके ख़ानदान में या दोस्तों में या जानने वालों में किसी न किसी को शुगर की बीमारी हो रही है, कोई पेचीदगियों से गुज़र रहा है, किसी के गुर्दे फ़ेल हो गए हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि शुगर कैसे हो जाती है, अगर ये हो जाए तो इससे बचाव कैसे मुमकिन है, और अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए, शुगर हो जाए, तो फिर उसके बावजूद वो कैसे एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत आसान अल्फाज में समझा सकूँ। तो जब जो हम खाना खाते हैं उसमें मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्ज़ा होते हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वो जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कैल्शियम है। इन सब ग़िज़ाई अज्ज़ा जो हैं जितने मैंने आपको बताए, इनका मुख्तलिफ़ काम है जिस्म में। जैसे ग्लूकोज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट से निकलता है और कार्बोहाइड्रेट्स को हम निशास्ता उर्दू में कहते हैं। तो ये तवानाई देते हैं, निशास्ता हमें एनर्जी देता है कि हम काम कर सकें। काम क्या है हमारा? चलना फिरना, सोचना, दिल का धड़कना, हर चीज़ हमारी बॉडी का हर हिस्सा कोई ना कोई काम कर रहा है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो इसमें भी एक तवानाई की ज़रूरत है। ये तवानाई हमें कहाँ से आ रही है? ये हम जो ग़िज़ा लेते हैं उसी वो हमारे खून में जाती है और उसी से हम तवानाई हासिल करते हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, खाते हैं, किस किस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? रोटी, चावल, सब्जियां, दालें। तो उन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज़ निकल के हमारे खून में शामिल होता है और फिर हमें वो ग्लूकोज़ ताकत देता है, एनर्जी देता है, तवानाई देता है। जैसे कि एक फ्यूल है, उससे हमारी जिस्म की गाड़ी चलती है। तो ये ग्लूकोज़ है, ये वो शुगर है जो हमें तवानाई देता है और ये हमारे खाने से हमने लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ग्लूकोज़ इतनी अच्छी चीज़ है जो कि हमें तवानाई देती है, तो फिर शुगर हो जाए तो कैसे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है और कैसे वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो हम उसको समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल क्या होता है बॉडी में। तो जैसे आपने खाना खाया, आपने रोटी, चावल, आलू, गोश्त, जो भी खाना खाया है, उसमें से अच्छा एक खाने के अंदर डिफरेंट ग़िज़ाई अज्ज़ा होंगे मुख्तलिफ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी है, रोटी कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है? वो उसमें चावल, रोटी, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और जो गोश्त है उसमें प्रोटीन, ठीक है? उसमें प्रोटीन्स हैं और फलों सब्जियों में ज़्यादातर विटामिन्स हैं और कुछ में कैल्शियम्स है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कैल्शियम, मिनरल्स, ये सब चीज़ें हमारे खाने से हमारे खून में शामिल होती हैं और फिर वो अपने रोल के मुताबिक काम करती हैं। जैसे कि कैल्शियम है, हड्डियों को ताकत देगा, हड्डियाँ बनेंगी। हमने गोश्त खाया जिसमें प्रोटीन्स होती हैं, तो गोश्त से हमारे मसल्स बनेंगे। तो हर एक का अपना अलग अलग काम है। तो अब हम वापस चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे हम फोकस कर रहे थे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ग्लूकोज़ या शुगर मिलती है और फिर वो शुगर हमारी बॉडी में काम करती है, हमें एनर्जी देती है। तो नॉर्मली क्या होता है, हमने खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रोटी या चावल, जो भी सब्जियां, दालें, उसमें अच्छा एक और चीज़ इसमें थोड़ा सा समझने की, जैसे कि दाल है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन भी है। तो कुछ में अब जैसे गोश्त है तो उसमें सिर्फ प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ठीक है? तो कुछ मिक्सचर भी हैं, कुछ अलग अलग भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो रोटी और चावल, इसके दूध, इनके ज़रिए हम तक पहुँचते हैं।
और फिर उसमें से ग्लूकोज निकल कर हमारे खून में जाता है और फिर वो ग्लूकोज हमें तवानाई देता है। ठीक है, यहाँ तक एक बात समझ आ गई अब हमें कि ग्लूकोज हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और हमें वो तवानाई देता है। तो कब ये ग्लूकोज हमारे लिए, ग्लूकोज को शुगर भी कहते हैं, हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है, इसको हम समझते हैं। तो आम तौर पर नॉर्मल हालत में अगर डायबिटीज़ नहीं है तो क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया, खाने में से जो कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाए हैं, रोटी चावल सब्जियां दाल, उसके थ्रू जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आपके अंदर गए हैं, उसमें से क्या होगा कि जो ग्लूकोज निकलेगा वो आपके खून में शामिल हो जाएगा और वहाँ से फिर बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स में एंटर हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा। ठीक है, खून से हमारे पहले वो जज्ब हो गया, खून में आ गया, उसके बाद से वो अब हमारी जिस्म के मुख्तलिफ, हमारा ये पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है जिनको खलिए कहते हैं उर्दू में। हर सेल में जब ग्लूकोज जाएगा तो उसे ताकत देगा और खून के ज़रिए वो हमारे हर सेल में पहुंच रहा है। और खून में क्या है, ग्लूकोज है, जो कहाँ से आया, हमारी ग़िज़ा से आया, जो हमने खाना खाया, जो हमने रोटी चावल हमने खाए हैं, उनमें से ग्लूकोज निकल के खून में गया है। अब खून से वो हमारे सेल्स में दाखिल होगा। तो सेल्स में जाने के लिए उसको एक चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि आप समझ लें हर सेल का एक दरवाज़ा है और वो दरवाज़ा खुलेगा तो ही ग्लूकोज उसके अंदर जाएगा। और वो जो चाबी है ना दरवाजे की, वो है इंसुलिन। इंसुलिन से दरवाज़ा खुलेगा तभी वो सेल के अंदर जाएगा। अब इंसुलिन ने दरवाज़ा जैसे हमने खाना खाया, खाने के बाद हमें हमारा ग्लूकोज जो उसमें से निकल गया, हमारे खाने में से कार्बोहाइड्रेट्स में से हमारा ग्लूकोज निकला, हमारे खून में आया, बढ़ गया हमारे खून में ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाएगा और हमें हमारे सेल्स को एनर्जी देगा, जिसके बल पर हम सारे काम करते हैं। सेल्स में जाने के लिए हर सेल के ऊपर समझ लें एक दरवाज़ा या उसकी चाबी है दरवाजे की, और वो है इंसुलिन। जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे इंसुलिन का भी लेवल बढ़ जाता है। हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको पेनक्रियास कहते हैं और उर्दू में उसको लबलबा कहते हैं, ये पेट में होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारा जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन बनाता है। ठीक है, उसके मुताबिक जितना हमने ग्लूकोज वाली चीज़ खाई है तो उसके मुताबिक वो ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा और फिर वो इंसुलिन एक्ट करती है हमारे ग्लूकोज को जो हमने खाया होता है उसको सेल्स में के अंदर ले जाने में, दाखिल करने में। इंसुलिन की वजह से हमारी बॉडी का जो हमने खाया है खाना, उसके अंदर से जो ग्लूकोज निकला है वो हमारी सेल्स में एंटर हो जाता है। जब वो एंटर हो जाता है ग्लूकोज तो फिर वो हमें तवानाई देता है। अब जब इंसुलिन नहीं है या क्या होता है डायबिटीज़ में कि या तो इंसुलिन बनती ही नहीं है टाइप 1 डायबिटीज़ में, जो ज़्यादातर बच्चों में होती है, या फिर जो बड़ों में डायबिटीज़ होती है टाइप 2 डायबिटीज़, इंसुलिन बनती तो है लेकिन सही तौर से वो काम नहीं कर पाती या ज़्यादा नहीं बनती। तो उसमें क्या होगा, अगर इंसुलिन कम है या बन नहीं रही या इंसुलिन का जो कारकर्दगी है वो मुतासिर हुई है और वो सही तौर पे काम नहीं कर रही, तो क्या होगा, ग्लूकोज हमारी ब्लड में तो है, ब्लड में कहाँ से आया, जो हमने खाना खाया उससे आया। ब्लड में तो ग्लूकोज है लेकिन हमारे ब्लड से, खून से उसने सेल्स में जाना है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ग्लूकोज आपके सेल्स के अंदर जाएगा तभी तो वो हमारे सेल्स को एनर्जी देगा, और जो एनर्जी है उसके बल पर हम चलते हैं, उसके बल पर हमारे दिमाग को एनर्जी देगा। तो हमारा दिमाग की सारी जो हमारा दिमाग सोचता है, काम करता है, उसी एनर्जी की बेस पर करता है जो हम ग़िज़ा से लेते हैं। तो वो एनर्जी नहीं मिल सकेगी सेल्स को क्योंकि ग्लूकोज तो एंटर ही नहीं हुआ। तो अब ग्लूकोज कहाँ है, ग्लूकोज तो खून के अंदर ही रह गया।
अब जो सेल जिसने काम करना था, वो सेल्स जब उनमें ग्लूकोज ही एंटर नहीं होगा, जो अपने काम के लिए ग्लूकोज पे डिपेंड कर रहे थे कि ग्लूकोज आएगा तो हमें एनर्जी देगा, फिर हम सारा काम करेंगे, हम चलेंगे, वो सेल्स जब उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो जिस्म क्या होगा? जिस्म तो थक जाएगा। तो तभी डायबिटीज़ में थकावट होती है। ठीक है। फिर एक और चीज़ कि अब इतनी ज़्यादा अब है कहाँ पे ग्लूकोज हमारा? सेल्स के अंदर तो गया नहीं है, तो वो ब्लड में ही रह गया। अब ब्लड में क्या है? ज़्यादा ग्लूकोज हो गई है। जब ज़्यादा ग्लूकोज है तो हमारी किडनीज चाहते हैं कि अब इस ग्लूकोज से छुटकारा हासिल करें, तो वो यूरिन के थ्रू ग्लूकोज को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उस इंसान को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, पेशाब ज़्यादा आता है, और उसमें खाली ग्लूकोज तो निकलेगा नहीं, हमारी बॉडी का पानी भी निकलता है यूरिन के थ्रू। तो इंसान को जिसको शुगर हुई हो उसको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, और साथ ही उसको बार बार प्यास लगेगी। अच्छा, अब सेल्स में क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही तो उस इंसान को थकावट भी हो रही है और उसे भूख भी लग रही है, क्योंकि बॉडी सिग्नल दे रही है कि मुझे तो कोई ग़िज़ाइयत चाहिए, मुझे तो एनर्जी चाहिए। वो खाना खाएगा, खाने में से क्या होगा? फिर वही ग्लूकोज निकलेगा, और ग्लूकोज कहाँ रह जाएगा? खून के अंदर। क्यों? क्योंकि सेल्स के अंदर तो एक चाबी की ज़रूरत है, जिसने सेल्स का दरवाज़ा खोलना है ग्लूकोज के लिए, और वो चाबी है इंसुलिन। जब चाबी नहीं है या काम नहीं कर रही सही चाबी, तो क्या होगा? सेल्स के अंदर तो ग्लूकोज नहीं एंटर होगा, सेल वही थकावट रहेगी, सेल्स हमारे एनर्जी के बगैर रहेंगे, तो जिससे में थकावट रहेगी, भूख ज़्यादा लगेगी, पेशाब ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो ग्लूकोज है उसको किडनीज बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं, और वो पानी के साथ बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं, तो बार बार यूरिन आ रहा है। तो ये सब अलामतें, सिम्टम्स उस इंसान को हो सकते हैं जिसको शुगर हो रही हो और उसे पता ना हो। जिसकी हम शुगर इसीलिए कहते हैं ना कि शुगर हो गई, कि क्या मतलब है कि खून में शुगर बढ़ गई, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि जो बढ़ी है वो सिर्फ खून में बढ़ी है, सेल्स में नहीं बढ़ी है। असल काम तो शुगर का था कि सेल्स के अंदर चली जाए और हमें तवानाई दे। वो काम तो रुक गया क्योंकि इंसुलिन नहीं है, या इंसुलिन सही काम नहीं कर रही है। तो यहाँ तक अब हमने समझ लिया कि इस तरह से हमें जो शुगर की बीमारी है वो इस वजह से होती है कि शुगर हमारी सही तौर पे काम सेल्स में नहीं एंटर हो पाती, अपना काम नहीं कर पाती, अपनी एनर्जी नहीं दे पाती, और खून में ही रहती है। अच्छा, जब ज़्यादा जैसे नॉर्मली अभी शुगर नहीं भी है किसी को, नॉर्मली क्या होगा कि शुगर एंटर हो जाएगी, आपको एनर्जी देगी, और जो ज़्यादा शुगर होगी वो हमारे लिवर में भी जमा हो जाती है और हमारे मसल्स में भी वो स्टोर हो जाती है, क्योंकि शुगर हमारे लिए एक कीमती चीज़ है, वो एक एनर्जी है, और वो वक्त पड़ने पर वो यूटिलाइज़ हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो हमारी तो शुगर यूटिलाइज़ ही नहीं हो पा रही है, और कहाँ पे रह गई है सारी शुगर? ब्लड में रह गई है। जब हमारे खून में शुगर रह जाती है तो वो फिर जो बारीक बारीक रगें हैं हमारी, उसको डैमेज करती है। जहाँ जहाँ वो रगें हैं उन, और जो हमारे जो बाकी जिस्म के हिस्से हैं जो उनका काम है वो उस वजह से ख़राब हो जाता है। जैसे कि किडनीज़ का काम है फ़िल्टर करना, तो वो ख़राब हो जाता है, वहाँ से उसका फ़िल्टर का काम। किडनीज़ में से हमारी जो प्रोटीन जिनको नहीं निकलना चाहिए वो भी निकलना शुरू हो जाती हैं, किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। आपने सुना होगा गुर्दे फेल हो गए, कि किडनी डायलिसिस करती है ना, जिस तरह आप एक छलनी ले लें उससे छानते हैं, तो ये काम हमारी किडनीज़ का है बॉडी में। जब वो नहीं कर पाती तो फिर किडनीज़, हम सुनते हैं किडनी फेलियर या गुर्दे फेल हो गए, उसके लिए फिर डायलिसिस कराया जाता है। इसी तरह हमारी आँखों की जो रगें हैं वो मुतासिर होती हैं, बीनाई मुतासिर होती है, और हमारी जो बारीक बारीक नसें हैं जो कि हमारे दर्द की सेंसेशन हमें देती हैं, वो नसें डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि जो नसों का भी जो ब्लड सप्लाई है वो इफ़ेक्टेड हो जाता है। जिस्म की जितनी भी रगें हैं उनमें
یہ شوگر جب بہت عرصے تک رہ جاتی ہے، جیسے کیسے رہ سکتی ہے کہ کسی انسان کی شوگر ہوئی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور بہت عرصے تک جسم میں تو شوگر ہے، وہ یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ سیلز میں انٹر نہیں ہو رہی کیونکہ اس کی انسولین ناکافی ہے اس کے لیے، یا انسولین صحیح کام نہیں کر رہی. تو اب وہ شوگر ہماری باڈی کی رگوں کو ڈیمیج کر رہی ہے. ہماری جو نسیں ہیں ان کو بھی خون کی ضرورت ہوتی ہے. جب رگیں خون نہیں صحیح نسوں کو پرووائڈ کریں گی تو نسیں بھی ہماری کام کرنا بند ہو جاتی ہیں، ان کے کام بھی متاثر ہو جاتے ہیں. تو جیسے پاؤں پہ آپ نے دیکھا ہوگا زخم ہو جاتے ہیں، وہ کیسے ہو جاتے ہیں کہ نسیں کیونکہ کام نہیں کر رہی، درد کا پتہ نہیں چل رہا، کوئی کیل کانٹا کچھ چبھ گیا انسان کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہاں پہ زخم بنتا چلا گیا. اور پہلے ہی کیونکہ بلڈ سپلائی اتنی اچھی نہیں ہے تو اور زیادہ زخم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ خون سے آکسیجن جاتی ہے، غذائیت جاتی ہے، توانائی جاتی ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے، زخم بڑھتا جا رہا ہے. اور کیوں زخم زیادہ تر پاؤں پہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ چلتے پھرتے کوئی کیل کانٹا چبھ گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہاں پہ اس کی وجہ سے ایک زخم بن گیا. تو یہ سب پیچیدگیاں ڈائبٹیز میں ممکن ہیں اس صورت میں اگر شوگر جو خون میں ہے وہ بڑھتی ہی چلی جائے اور اس کو کنٹرول نہ کیا جائے. اب کنٹرول کیسے ہوتا ہے؟ کنٹرول دوائی سے ہو سکتا ہے. دوائی جیسے کہ جو ٹیبلٹس ہیں وہ انسولین کو پینکریاس سے باہر نکالنے میں مدد دیتی ہیں، اس کی پرفارمنس انکریز کرتی ہیں، شوگر کو باڈی سے باہر نکالنے میں مدد کرتی ہیں. یا پھر دوسری جو دوا ہے وہ انسولین ہے جو کہ اسی طرح ایکٹ کرتی ہے جس طرح نیچرل انسولین ایکٹ کر رہی ہے. اچھا، ایک تو یہ میڈیکیشن ہو گئی. دوسری چیز کیا ہے علاج کے لیے جو بہت ضروری ہے؟ غذا. اب فرض کریں ایک انسان جسے شوگر ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ شوگر مجھے کیا کھانا میرے لیے بہتر ہے. وہ شوگر ہونے سے پہلے بھی پراٹھے کھاتے تھے چائے کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں اچھا میں ابھی بھی یہی ناشتہ کر لوں. تو اس ناشتے میں صرف کاربوہائیڈریٹس ہیں جو کہ ڈائریکٹلی شوگر میں کنورٹ ہو جائیں گی. اور اس شوگر کو کیا چاہیے؟ انسولین چاہیے. کس لیے انسولین چاہیے؟ کہ جب ہمارے خون میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے گلوکوز نکلتا ہے، کاربوہائیڈریٹ سے گلوکوز نکلتا ہے، تو وہ گلوکوز کو سیل میں جانا ہوتا ہے. سیل میں کیوں جانا ہوتا ہے؟ ہمیں انرجی دینے کے لیے. تو وہ سیلز میں نہیں جائے گا، وہ گلوکوز خون ہی میں رہ جائے گا کیونکہ انسولین تو ہے نہیں، چابی تو ہے نہیں سیلز کی. تو پھر کیا ہوگا؟ خون میں گلوکوز بڑھتا جا رہا ہے. اب وہی شخص جو پہلے کبھی آرام سے پراٹھا کھا لیتا تھا چائے کے ساتھ اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی اسے شوگر ہو گئی، اسے پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو روز پراٹھا کھا رہا ہے، 1 یا 2 پراٹھے کھائے جا رہے ہیں، چائے میں خوب چینی ڈال کے پراٹھا اس کے ساتھ کھایا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو جتنی وہ کاربوہائیڈریٹس اس کے اندر جا رہی ہے جس نے اس کو انرجی دینی تھی، وہ تو گلوکوز کی فارم میں صرف اس کے خون میں ہے، وہ اس کے سیلز میں تو گئی ہی نہیں ہے جس سے اس نے کام کرنا تھا. اس کو تھکاوٹ ہوگی، اس کو بار بار یورین پاس کرنا پڑے گا، اس کو بھوک بھی لگے گی، اور اس کو یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر بہت عرصے تک شوگر رہے تو اس کی بینائی پہ اثر ہو سکتا ہے، اس کی دل پہ اثر ہو سکتا ہے، اس کی باقی جو رگیں ہیں جس میں بہت عرصے تک شوگر رہے تو جسم کے کسی بھی حصے جیسے کہ گردے ہیں ان پہ اثر ہو سکتا ہے اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے کیا کھانا ہے، کیا میڈیکیشن لینی ہے. اور اگر وہ دوائی بھی لے رہا ہے اس کے باوجود اس کی خوراک اچھی نہیں ہے، فار ایگزامپل وہ دوائی تو اس نے لے لی، اس کو پتہ چل گیا اسے شوگر ہے، لیکن اپنی خوراک پہ اس نے غور ہی نہیں کیا، تو وہ دوائی اس کے لیے ناکافی ہو جائے گی کیونکہ آپ کا کھانے میں صرف اور صرف کاربوہائیڈریٹس ہیں. تو آپ کو کھانا اس طریقے کا کھانا چاہیے جس میں بہت مناسب کاربوہائیڈریٹس ہوں، اتنے زیادہ نہ ہوں، اور کسی اور غذائی جیسے نیوٹرینٹ سے آپ توانائی حاصل کر سکیں.
अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारे मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्ज़ा होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, फ़ैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, ये सब चीज़ें हमें ताकत देती हैं। हमारे मुख्तलिफ़ जो हमारा जो जिस्म के जो काम हैं वो मुख्तलिफ़ कामों में हेल्प करती हैं, ठीक है? जिस तरह कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करती है और प्रोटीन से मसल्स अच्छे होते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे जो मिनरल्स, वाइटामिन्स हैं और जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मुख्तलिफ काम है। तो हमें जिनको डायबिटीज़ है स्पेशली उनको चाहिए कि वो ग़िज़ा लें जो उनको एनर्जी तो दे, लेकिन उनका शुगर को ज़्यादा ना बढ़ाए खून में। उतनी ही शुगर बढ़े जो कि उनकी जो भी, अगर वो एक टैबलेट ले रहे हैं या जो उनकी एक मेडिसिन है वो उससे कंट्रोल हो सके। और अगर वो उस स्टेज पर हैं कि उन्हें अभी शुगर नहीं हुई है तो वो उससे बहुत अरसे तक बच सकें, और अगर एहतियात करें तो सारी ज़िंदगी बचे रह सकते हैं। तो कैसा खाना खाना चाहिए? ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन्स हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी हमने जिनकी बात की, जो पराठा और चाय खा रहे थे, उनको चाहिए कि वो अगर पराठा खाना है तो एक छोटा पराठा या रोटी लें और उसके साथ अंडा ले लें। अंडे में थोड़े से अगर सब्जियां भी हों, टमाटर, प्याज, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो फाइबर होता है वो शुगर को हेल्प करता है कम होने में। वो किस तरीके से कि एक और टर्म है हाई एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो क्या है कि ऐसे कुछ खाने होते हैं जो एकदम से शुगर को बढ़ा देते हैं, तो उनको कहते हैं इनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और ऐसे खाने होते हैं जो शुगर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, उनका लो है। अगर आप ये टर्म हाई और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भूल भी जाएं, आप सिर्फ इतना याद रख लें कि कुछ खाने वो शुगर को एकदम से बढ़ा देंगे, कुछ खाने हैं जो उसको आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल, यानी कि एक इस तरीके से बढ़ाएंगे कि इतना प्रेशर नहीं पेनक्रियास पे आएगा इंसुलिन निकालने में। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारा पेनक्रियास उसमें से उसके मुताबिक, अगर शुगर आपने खाई है तो उसके मुताबिक इंसुलिन निकालता है। और इंसुलिन क्या करती है? ग्लूकोज को हेल्प करती है कि वो सेल्स में एंटर हो जाए, दाखिल हो जाए। और फिर सेल्स में दाखिल होने के बाद ग्लूकोज ने हमें क्या करना होता है? हमें एनर्जी लेनी होती है। तो ऐसा खाना ज़्यादा बेहतर है जिसके अंदर जो हम खाएं तो वो हमारी शुगर को एकदम से ना बढ़ा दे। अगर हम सब्जियां लेते हैं, सब्जियों में फ़ाइबर होता है। फ़ाइबर आप समझ लें कि ऐसी चीज़ हमें एक दे देगी, एक फ़ाइबर से हमें इतनी हेल्प हो जाती है कि शुगर हमारी, खाली शुगर लेना, आप फ़र्ज़ करें एक आप शरबत पी लिया तो शुगर यूँ ऊपर जाएगी। लेकिन आपने अगर कोई फल खाया है, क्योंकि फल में फ़ाइबर है, तो वो फिर बहुत तरीके से आहिस्ता से शुगर बढ़ेगी, एकदम से नहीं बढ़ेगी। तो इसी तरह अगर आपने ऐसा खाना खाया जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अंडा है, उसमें कुछ सब्जियां डालनी, बंद गोभी, टमाटर, प्याज, ये सब चीज़ों से क्या होगा? फ़ाइबर चला गया। और फाइबर है और एक अंडा है जो कि प्रोटीन है, यहाँ पे आपकी सब्जियां आ गई, विटामिन्स भी हैं, फाइबर भी, आपको एनर्जी भी मिल रही है, और आपको आपकी शुगर भी ज़्यादा नहीं हो रही, और आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी थोड़े से ले लिए, एक छोटी रोटी ले ली, तो ये आपका एक बहुत अच्छा सा खाना बन जाता है। आपका नाश्ता ये उस नाश्ते से बहुत बेहतर है जो आप खाली पराठा चाय ले रहे थे, वो आपके लिए मुफीद नहीं है। आपको तो एनर्जी चाहिए, आप और कुछ, ये हम लोग, हमारा एक माइंड सेट होता नहीं, हमें तो ये ही खाना खाना है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत के मुताबिक वो खाना खाएं जो हमारे लिए सेहतमंद है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ है वो खाना खाएं कि उनका पेनक्रियाज, जो कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट पर चल रहा है, जो कि कम इंसुलिन बना रहा है, वो ऐसा खाना खाएं कि उनके पेनक्रियाज को इतना बड़ा धचका ना लगे कि इतनी ज़्यादा इंसुलिन निकालनी है, क्योंकि इन साहब ने तो कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली है, तो इतनी तो इंसुलिन नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक वाली शुगर को सेल्स में ले जाया जा सके। तो नतीजतन क्या होगा कि ब्लड में फिर शुगर रहती चली जाएगी,
क्योंकि आपने तो कोल्ड ड्रिंक पी ली। ठीक है, तो ये वाली बातें अब समझने की हैं। अच्छा, अब दूसरी मिसाल खाने की, दालें बहुत अच्छी हैं, सब्जियां बहुत अच्छी हैं, इनमें एनर्जी भी आपको मिलेगी और फाइबर भी है। गोश्त बहुत अच्छा है क्योंकि गोश्त में भी आपको प्रोटीन मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसमें फ़ाइबर नहीं है, फ़ाइबर आपको सब्जियों से ही मिलेगी, दालें सब्जियां, यहाँ से आपको फ़ाइबर मिलेगी। तो ये थोड़ा सा एक और मैं कोई ऐसी एक नेक्स्ट कोई ऐसा सेशन कर लूँगी कि और ज़्यादा डिटेल में खाना एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अभी हम वापस चलते हैं और हम एक अहम चीज़ को डिस्कस करते हैं। हमने एक को डिस्कस कर लिया, मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, रेगुलर मेडिकेशन। अगर आपको एक फ़र्ज़ करें आपको एक टैबलेट आपकी स्टार्ट हो गई है और आप उसको रेगुलर लें, सही तरीके से लें और उसमें वो ना करें बेकायदगी और रेगुलर लें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। साथ ही आप खाना अच्छा ले रहे हैं, आप खाने में प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसी चीज़ ले रहे हैं, जैसे आपने एक सोच लिया कि ये मेरा खाना इस तरह का होना चाहिए कि एक रोटी है नॉर्मल साइज़ की या छोटे साइज़ की, मेरी एक प्लेट होती है ना, हम उसमें एक सोच लें कि एक आपकी रोटी आ गई, एक पोर्शन आपकी सब्ज़ी का आ गया, उसमें आप ये भी ले सकते हैं खीरा, टमाटर, प्याज या घर में जो भी कोई सब्ज़ी बनी है। और कोशिश करें कि आप एक प्रोटीन ज़रूर लें। अगर गोश्त है तो वो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप एक अंडा उसमें ले लें, वो भी नहीं है आप दाल थोड़ी ले लें, ताकि आपको प्रोटीन्स मिलती जाए। प्रोटीन्स का ये फ़ायदा है कि उसमें आपकी शुगर बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो आपको प्रोटीन्स दे रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज निकलता है, प्रोटीन से ग्लूकोज नहीं निकलता। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि प्रोटीन्स बहुत फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनको शुगर है। आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, आप अपना खाना उस हिसाब से खाएं जिससे आपकी शुगर कंट्रोल रहे। जब भी डायग्नोसिस होता है शुगर का, तो एक चार्ट भी दिया जाता है कि कौन सी ग़िज़ाएँ आप ज़्यादा खा सकते हैं, कौन सी आप मॉडरेट यानी कि कम उसमें खा सकते हैं लेकिन, और कौन सी बिल्कुल नहीं। जो बिल्कुल नहीं वाली ग़िज़ा होती है वो होती है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, वो बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर को बढ़ा देती है बहुत तेज़ी से। वो कौन सी है? कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, शरबत हो गए, जूसेस हो गए, इसके अलावा केक्स हो गए, ये सारी स्वीट डिशेस हो गई, जितने भी मीठी चीज़ें हैं, हलवे, मिठाइयाँ, ये सब ये एकदम से शुगर को बढ़ाती हैं। तो इनसे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, फिर एक और फ़र्क भी है कि रोटी अगर वाइट वाले आटे की है जिसमें भूसा कम है, वो आपकी शुगर को एकदम से बढ़ाएगा। लेकिन अगर भूसे वाली रोटी है और होल व्हीट की, तो उसमें क्योंकि फ़ाइबर है, फ़ाइबर आपकी जिस्म में शुगर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है, तो बहुत ही मुफीद है। ऐसी ब्रेड भी जिसमें भूसा है, ऐसी रोटी भी जिसमें भूसा है, वो बेहतरीन है। ब्राउन राइस भी होते हैं, अगर वो भी आप खाना चाहें तो वो भी यही काम करते हैं कि शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जो मैदे की चीज़ें हैं, पास्ता हो गया, नूडल्स हो गए और मैदे की बनी चीज़ें, वो दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन वो जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि वो शुगर को ज़्यादा जल्दी से बढ़ाते हैं। वो आपके पेनक्रियास को उस स्टेट पर ले आते हैं कि पेनक्रियास को बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़े, और उतनी इंसुलिन ना बने तो फिर शुगर आपकी ज़्यादा हो जाएगी जिस्म में। तो वो रोटी ज़्यादा अच्छी है जिसमें भूसा है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएगा और वो थोड़ी इंसुलिन पर भी काम कर जाएगा कि आपका जो असल मकसद तो ये है ना कि जो हमने खाना खाया उसका ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर चला जाए और हमें एनर्जी दे दे। असल तो ये चीज़ है ना। तो उसके लिए हमें सोच समझ के वही ग़िज़ा लेनी है कि जो हमें सही तौर पे एनर्जी दे। अगर आपको डायबिटीज़ है और आप अपनी
चाहते हैं कि आपको एनर्जी मिले और आपने एक शरबत का गिलास पी लिया या कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं, वो बहुत नुकसान है, क्योंकि वो तो आपके ब्लड के अंदर ही शुगर है। आपने एक गिलास कोल्ड ड्रिंक का पी लिया और वो ब्लड में कितनी देर तक इंसुलिन तो है नहीं ना बॉडी में इतनी ज़्यादा, और कितनी देर आपके बॉडी के अंदर क्या रह रहा है, ग्लूकोज रह रहा है, और फिर वो ग्लूकोज आपको नुकसान पहुंचाएगा। वो ग्लूकोज रगों को, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसको डैमेज करेगा, किडनीज़ को डैमेज करेगा, आइज़ को, तो उसी से सारे नुकसान आते हैं। तो इन चीज़ों से तो बिल्कुल बिल्कुल परहेज़ करें। और अगर ख़्याल भी आए ना, नहीं ये हमें कहीं से तो एनर्जी, अभी तो हमें बहुत दिल घबरा रहा है, चलो ये जूस पी लें, उस जूस ने आपको नहीं फ़ायदा देना। बेशक वो आपने ऑरेंज ही का जूस क्यों ना निकाला, क्योंकि उसमें फ़ाइबर नहीं है ना। फ़ाइबर, आप एक ऑरेंज आप खा सकते हैं क्योंकि उसमें फ़ाइबर है, लेकिन आप 3-4 ऑरेंजेस का जूस निकाल कर पी रहे हैं, फ़ाइबर तो आपने फेंक दिया। फ़ाइबर ने तो आपके आपके काम आना था, उसने तो आहिस्ता आहिस्ता शुगर बढ़ानी थी। अब आपने फ़ाइबर तो निकाल दिया और ख़ाली जूस पी रहे हैं, उसका तो आपको उल्टा नुकसान हो गया। इतनी तो इंसुलिन नहीं है बॉडी में कि आपके उस ग्लूकोज जो आपने लिया है वो आपके सेल्स में एंटर हो और आपको एनर्जी दे। तो ये तो आपने अपनी बॉडी के साथ नुकसान कर दिया, और फिर वो ग्लूकोज फिर रहा है आपके ब्लड में और आपकी रगों में, और वो फिर लॉन्ग टर्म ज़्यादा अरसा गुजरेगा और वो नुकसानात करता चला जाएगा। तो इस बात का बहुत 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 ध्यान दें। अब तीसरी चीज़ हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। अच्छा, अभी मैंने शुरू में आपको ये बताया था कि क्योंकि ग्लूकोज़ एक कोई कीमती चीज़ है जो हमें एनर्जी देती है जब हम खाना खाते हैं, तो ग्लूकोज़ यूटिलाइज़ हो जाता है। नॉर्मली जो हम बात कर रहे थे वो एंटर हो जाता है सेल्स में, हमें तवानाई देता है। जो ज़्यादा रह जाता है वो हमारे लिवर में और हमारे मसल्स में एक फॉर्म होती है ग्लाइकोजन, उसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अब हम जो तीसरी चीज़ की बात करेंगे ना, एक्सरसाइज, वो इसी से रिलेटेड है। तो जो ग्लूकोज हमारे मसल्स में स्टोर होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो फौरी तौर पे, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें तवानाई की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है। कहाँ से आती है कि वो मसल्स में जो ग्लाइकोजन है ना, वो दोबारा से हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। और एक्सरसाइज में सबसे जो ज़बरदस्त बात है वो ये है कि एक्सरसाइज में जो ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाता है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है इंसुलिन की, और कम इंसुलिन पे भी हमारा काम चल जाता है। यानी कि एक्सरसाइज का इतना बड़ा फ़ायदा है डायबिटिक पेशेंट्स को या जिनको शुगर होती है, कि उनको सेल्स के अंदर ले जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। वो बग़ैर इंसुलिन के भी आपके मसल से आपके सेल्स से जो ग्लूकोज़ है उसमें एंटर हो, जो हम कह रहे थे ना कि चाबी की ज़रूरत है और ज़रूर कोई ब्लड से कैसे जाएगा सेल्स में, इंसुलिन के थ्रू। लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये प्रोसेस खुद से हो सकता है। इन एक अलग से ट्रांसमीटर्स इसको प्रोसेस को, जिनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ही ले जाएंगे। तो ये इतना बड़ा फ़ायदा है एक्सरसाइज का। तो जिनको शुगर है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज क्या है, सिंपल वॉक करें। आपके जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो एक मेडिकेशन है या इंसुलिन के यूनिट्स हैं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे ना तो वो कम होना शुरू हो जाएंगे, आपकी डोज़ कम हो सकती है, या आपकी अगर डोज़ पे कंट्रोल नहीं हो रहा, आपकी शुगर कंट्रोल, यही है ना शुगर, जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। क्या उसका मकसद है कि खून में शुगर बढ़े जा रही है, खाना आपने थोड़ा सा खाया है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी कम है, लेकिन क्योंकि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उससे वो इतना परफॉर्म नहीं कर रही है, वो इतना काम नहीं कर रही है कि आपकी जितनी शुगर आपने ली है उसमें से वो सारी शुगर आपके सेल्स में चली जाए। ये भी एक स्टेज आती है, फिर मेडिसिन बढ़ानी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, इंसुलिन पे इंसान चले जाता है। तो ये सब चीज़ें
بہت اچھے سے کنٹرول ہو سکتی ہیں اگر آپ باقاعدگی سے ڈیلی ایکسرسائز کریں. 2-3 دفعہ آپ اپنے ٹائمنگ سیٹ کر لیں. صبح 15 منٹ کی کر لی، پھر دوپہر میں ایک ٹائم رکھ لیں، شام میں ایک ٹائم رکھ لیں. ویسے ہی ایک عادت ڈال لیں کہ بجائے بیٹھ کے یہ کام کرنے کے، اگر میں نے فون کال سننی ہے کسی کی تو میں چلتے ہوئے سن لوں. چھوٹی سی ایک اپنی ہیبٹس بنا لیں کہ ایکسرسائز بہت بہترین چیز ہے. اور کچھ ایکسرسائز تو بہت اچھی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی آپ کی مسلس پہ ایکٹ کرتی ہیں. تو واک بہترین ہے. اگر آپ صرف واک ہی کر لیں تو وہ آپ کے لیے بہترین ایکسرسائز ہے کہ آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہوگی. تو ہم نے 3 باتیں کی. ایک ہم نے یہ بات کی کہ میڈیکیشن ہے، ٹھیک ہے، جو 2 طرح کی ہے، ٹیبلٹس بھی ہیں، انسولین بھی ہے. دوسری بات کی خوراک، غذا، جو ہم نے دیکھ کے سوچ سمجھ کے کھانی ہے. ہم نے ایسی غذا بالکل نہیں لینی جو کہ ایک دم سے شوگر بڑھا دے، جیسے کہ میدا، وائٹ آٹا. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا کھانا ایسا ہو جس میں پروٹین ضرور ہو. اگر کچھ نہیں تو دال ضرور ہو، انڈے ہوں، گوشت ہو، یہ پروٹینز ہیں. ایک پورشن پروٹین کا ضرور ہو. اور جو کاربوہائیڈریٹ سے بس مناسب ہو، یعنی کہ ایک روٹی کافی ہے. ساتھ آپ ایک سبزی کا ضرور پورشن رکھیں کہ سبزی ضرور ہو، کیونکہ یہ بھی ہمیں فائبر دیتی ہے. اور فائبر کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے گلوکوز کو جو ہماری کاربوہائیڈریٹس کے تھرو ہماری باڈی میں جائے گا، فائبر ہیلپ کرے گی کہ گلوکوز کو ایک دم سے نہ بڑھائے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے اپنے کھانے کو سامنے رکھیں. یہ نہیں کہ دل چاہ رہا ہے کولڈ ڈرنک کا اور کیک کا اور باہر کا کھانے کا. تو گھر کا کھانا کھائیں، سمپل کھانا کھائیں، دیکھ کے اچھا کھانا کھائیں اور ایکسرسائز کریں. تو یہ سب چیزوں سے آپ کی شوگر بہت حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے. آپ کی جو ڈوز ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اگر آپ کو شوگر نہیں ہوئی اور آپ کو بہت چانسز ہیں کیونکہ آپ کی فیملی میں بہت شوگر ہے، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو شوگر سے آپ بچے رہ سکتے ہیں بہت عرصے تک. اور سب سے بڑی بات ہے، اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے تو آپ کو کمپلیکیشنز نہیں ہو سکتی جو کمپلیکیشنز میں نے آپ کو بتائیں. تو اپنا خیال رکھیں اور ان باتوں پہ جو میں نے آج بتائی ہیں ان پہ عمل کریں. اور مجھے ضرور بتائیں کہ اگر اس میں سے آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کوشش کروں گی کہ تھوڑا اور ڈفرینٹ چیزوں یا کمپلیکیشنز کے بارے میں بتا دوں کہ کیسے ہوتی ہیں کمپلیکیشنز. تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.